हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस जीएस बुक को पढ़ रहे थे। इसमें पहला चैप्टर इतिहास है जिसके बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आज हम लोग करेंगे। इस क्लास की शुरुआत होमवर्क के क्वेश्चन से होगी। तो पहला क्वेश्चन है, ऊट के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? ऑप्शन है रेलवे, उद्योग, शिक्षा, सिंचाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा। ऊट के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा में सुधार से था। इस आदेश पत्र को ऊट डिस्पैच अथवा ऊट का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। वर्ष 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली की पेशकश की थी। ऊट के आदेश पत्र घोषित होने के समय भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे। शिक्षा प्रणाली की पेशकश कब की गई थी? 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ऊट के आदेश पत्र जब घोषित हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? ऑप्शन है 1833, 1835, 1855, 1857। तो इसका सही उत्तर है 1835। 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम वर्ष 1835 में बनाया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का श्रेय मैकाले को जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का श्रेय किसको जाता है? मैकाले को। अगला क्वेश्चन है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया है? ऑप्शन है गुड टाइम्स, बॉम्बे क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन टाइम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल। श्री फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र प्रारंभ किया था। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र बॉम्बे से प्रकाशित होता था। डेक्कन क्रॉनिकल तथा डेक्कन टाइम्स अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक और संस्थापक थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक थे। राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किया था। इस समाचार पत्र का संपादन 1881 ईस्वी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। जो बाल गंगाधर तिलक है वो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। और बाल गंगाधर की एक उपाधि उनको मिली थी, वो थी लोकमान्य की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो समाचार पत्र यंग इंडिया था उसको प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित अन्य समाचार पत्र हैं जिसमें इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन। ये जो भी समाचार पत्र हैं ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1770,
1775, 1780, 1874। इसका सही जवाब हो जाएगा 1780। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट शुरू किया गया था। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट वर्ष 1780 में शुरू किया गया था। बंगाल गजट साप्ताहिक के संपादक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। यह अंग्रेजी समाचार पत्र कलकत्ता में प्रकाशित होता था। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, जो कि 1780 में शुरू किया गया था। और बंगाल गजट के संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, और यह समाचार पत्र अंग्रेजी में था और कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कॉमनवेल्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार शुरू किया था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन डरबन, दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था। इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रथम संपादक जो थे वो मनसुखलाल नजर थे। कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक अखबार एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन ओपिनियन अखबार जो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू किया गया था, और इंडियन ओपिनियन अखबार के संपादक कौन थे? मनसुखलाल नजर। और कॉमनवेल्थ जो एक साप्ताहिक अखबार है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। नेशनल हेराल्ड नामक अखबार वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। पंडित जवाहरलाल ने कौन सा अखबार शुरू किया था? नेशनल हेराल्ड, जो 1938 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? ऑप्शन है सलील चंद्र सान्याल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने एक आनंद मठ उपन्यास लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ वर्ष 1882 में बांग्ला भाषा में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास में ही बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। आनंद मठ जो कि एक उपन्यास है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो भी आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है। और आनंद मठ उपन्यास बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन वहां से आनंद मठ से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है जॉर्ज बार्लो, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस, जॉन एडम। इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिक जो कि 1829 में गवर्नर जनरल था और उन्होंने सती प्रथा को अवैध दंडनीय बना दिया। विलियम बेंटिक वर्ष 1828 से 1835 तक इनका समय काल रहा। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। विलियम बेंटिक बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी को बंगाल सती विनियमन पारित किया। शुरुआत में यह कानून सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। वर्ष 1830 में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। जो यह सती विनियम था वह शुरुआत में सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, जिसको बाद में 1830 में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? इसका ऑप्शन है डलहौजी, बाल गंगाधर तिलक, रिपन। कोई विकल्प सही नहीं है, तो इसका सही जवाब है रिपन। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पारित किया था।
रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। रिपन जो कि वायसराय कब से कब तक रहे? 1880 से 1884 तक। रिपन ने पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया था। रिपन ने पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया था? 1881 में। रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? विलियम हंटर के अध्यक्षता में रिपन ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। रिपन के शासन काल में वर्ष 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना हुई थी। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। भारत के पहले वायसराय कौन थे? ऑप्शन है कैनिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी। तो इसका सही जवाब है कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल वायसराय के रूप में 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा। कैनिंग का कार्यकाल जो वायसराय के रूप में कब से कब तक रहा? 1858 से 1862 तक। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय घोषित किया गया। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1858 था, इसके अनुसार भारत का वायसराय किसको घोषित किया गया? कैनिंग को। कैनिंग के कार्यकाल के दौरान पारित एक्ट, कैनिंग के कार्यकाल के दौरान जो भी एक्ट पारित किए गए उसको हम लोग देखेंगे। पहला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। वर्ष 1861 में मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। मद्रास, कलकत्ता और बंबई में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त 1833 ईस्वी में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है डलहौजी, वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक। इसका सही जवाब है विलियम बेंटिक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1833 ईस्वी में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? विलियम बेंटिक को। भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। 1833 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। विलियम बेंटिक ने कब तक कार्य किया है? 1833 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? इसका ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, राय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। चार्टर अधिनियम 1813 ने ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। जो चार्टर अधिनियम 1813 था, इस अधिनियम से ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया। इसका सही जवाब है हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के जो निजाम थे उनको सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक माना जाता है। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय मूल के शासक हैदराबाद के निजाम थे। भारत में सहायक संधि प्रणाली का जनक वेलेस्ली को माना जाता है। भारत में सहायक संधि प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? वेलेस्ली को। इस प्रणाली की शुरुआत भारत में 1798 ईस्वी में हुई थी। जो सहायक संधि है, इस प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में 1798 ईस्वी में हुई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले अन्य राज्य हैं। पहला है मैसूर जो कि 1799 ईस्वी में,
अवध 1801 में, सिंधिया 1803 में। इन्होंने सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोजा गया था? ऑप्शन है पुणे से ठाणे, नागपुर से पुणे, बॉम्बे से ठाणे, बॉम्बे से पुणे। तो इसका सही जवाब है बॉम्बे से ठाणे। बॉम्बे से ठाणे जो है पहला रेल मार्ग खोजा गया था 1853 में। 1853 ईस्वी में बॉम्बे से ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोजा गया था। यह रेल मार्ग 34 किलोमीटर लंबा था। भारत में रेल प्रणाली की शुरुआत 1853 में हुई थी। जो रेल मार्ग खोला गया था उसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी और भारत में रेल प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लिनलिथगो, माउंटबेटन, वेवेल, मेयो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। इस पद पर इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक था। माउंटबेटन का कार्यकाल कब से कब तक था? 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक था। लिनलिथगो, इनके समय अगस्त प्रस्ताव 1940 में पारित हुआ था। जो लिनलिथगो हैं इनके समय अगस्त प्रस्ताव 1940 में पारित हुआ था। वेवेल, इनके समय कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में। किसके शासनकाल में? वेवेल के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ऑप्शन है डलहौजी, कार्नवालिस, हेस्टिंग, वेलेस्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेलेस्ली। जो सहायक संधि का सिद्धांत है वो किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? वेलेस्ली से संबंधित है। सहायक संधि का सिद्धांत बंगाल के गवर्नर जनरल वेलेस्ली से संबंधित है। वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1798 में की गई थी। सहायक संधि की शुरुआत कब की गई थी? 1798 में। अगला क्वेश्चन है बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में दोहरा शासन की नीति किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में दोहरे शासन की नीति रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 में लागू हुई थी। दोहरा शासन की नीति कब लागू हुई थी? 1765 में। डलहौजी, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का जनक माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और डलहौजी को ही हड़प नीति का भी जनक माना जाता है। डलहौजी का कार्यकाल भारत के गवर्नर जनरल पद पर 1848 से 1856 ईस्वी तक था। डलहौजी का कार्यकाल जो कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक। कार्नवालिस, कार्नवालिस को भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। कार्नवालिस ने बंगाल में वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। जो कार्नवालिस है उसको पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है और कार्नवालिस ने बंगाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वर्ष 1774 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। वारेन हेस्टिंग को बंगाल में वैध दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय जाता है। जो वारेन हेस्टिंग है उनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में नियुक्त किया गया था और वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में वैध
दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय जाता है। और दोहरी शासन व्यवस्था लागू किया था बंगाल में किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और वारेन हेस्टिंग ने जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन है कार्नवालिस, डलहौजी, वेलेजली, एल्गिन। तो इसका सही जवाब है डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी द्वारा। व्यपगत के सिद्धांत को हड़प नीति भी कहा जाता है। जो व्यपगत का सिद्धांत है उसको हड़प नीति भी कहा जाता है। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा राज्य वर्ष 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। व्यपगत सिद्धांत था उसके अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा राज्य का वर्ष 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ था। और जो ये व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति है उसके अनुसार जैसे कि किसी भी राजा का जो अगर कोई संतान नहीं है या उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी जो भी संपत्ति है या उसका राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। वेलेजली को सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर करने वाला सर्वप्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद था। वेलेजली जो है वो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय उसको जाता है। और सबसे पहले सहायक संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? भारतीय राज्य हैदराबाद था। एल्गिन ने अपने कार्यकाल के दौरान सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। एल्गिन वर्ष 1894 में भारत के वायसराय गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त हुए थे। जो एल्गिन है उनके कार्यकाल के दौरान सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में उन्होंने अकाल आयोग की स्थापना की थी। और एल्गिन ने वर्ष 1894 में भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, चित्तरंजन दास, बिनोय कृष्णा बोस, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो इसका सही जवाब है आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक गठन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य लोगों को राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया? ऑप्शन है पूना अधिवेशन, बंबई अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। तो इसका सही जवाब है मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था। वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। जो मद्रास अधिवेशन है इसमें चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में जो भारतीय लोग थे उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था मद्रास अधिवेशन में 1927 में। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। जो कांग्रेस का ये मद्रास अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1623, 1728, 1838, 1990। तो इसका सही जवाब है 1838।
जो जमींदार एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1838 में की गई थी। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी को बंगाल में की गई थी। जमींदारी एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापकों में द्वारकानाथ टैगोर प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, बनारस में संस्कृत कॉलेज। तो इसका सही जवाब है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में स्थापित की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इस सोसाइटी की स्थापना एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक प्राचीन वस्तुओं, कला, कानून, विज्ञान और साहित्य की जांच करने के लिए की गई थी। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक प्राचीन वस्तुओं, कला, कानून, विज्ञान और साहित्य की जांच करने के लिए की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान तथा अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र किसको बोला जाता है? एशियाटिक सोसाइटी को। अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है इलाहाबाद अब प्रयागराज, बम्बई, मुंबई, कलकत्ता अब कोलकाता, मद्रास अब चेन्नई। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, जिसको अब मुंबई बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में स्थित एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसी कॉलेज में आयोजित की गई थी। और जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था उसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी भी बोलते हैं, उन्होंने की थी। जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। एलन ऑक्वेलियन ह्यूम, एवी ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। अगला क्वेश्चन है, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? ऑप्शन है आजाद भारत सोसाइटी, युगांतर, अभिनव भारत सोसाइटी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? अभिनव भारत सोसाइटी, जिसका 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने संगठन की स्थापना की थी। BD सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत सोसाइटी में परिवर्तित हो गया। BD सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेला स्थापित की गई थी, जो वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत सोसाइटी में परिवर्तित हो गई। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी BD सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए गुरिल्ला युद्ध के बारे में लिखा था। उन्होंने हिंदुत्व हूँ इज हिंदू पुस्तक भी लिखी है। BD सावरकर ने
द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए गुरिल्ला युद्ध के बारे में लिखा था। उन्होंने हिंदुत्व हूँ इज हिंदू पुस्तक भी लिखी है। किसने? बी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दादा भाई नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है दादा भाई नेहरू जी। यह किताब 1901 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में दादा भाई नेहरू जी ने ब्रिटिश शासन तथा भारत के बीच के संबंधों को खास तौर पर उजागर किया था। उन्होंने इस किताब में बताया कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने किस प्रकार भारत से धन का निकास किया। इस सिद्धांत को धन के निष्कासन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, वीरेश लिंकन पंतुलू, नारायण गुरु, गोपाल हरि देशमुख। इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक और विचारक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, रॉलेट एक्ट का पास होना। तो इसका सही जवाब है बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा होना स्वदेशी आंदोलन की एक अहम वजह थी। भारत के वायसराय कर्जन ने जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। और किस वायसराय के शासनकाल में? वो वायसराय है कर्जन। इस घोषणा के बाद बंगाल में व्यापक विरोध हुआ। इस आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुई थी। इस आंदोलन के जरिए लोगों ने सरकारी सेवाओं, स्कूलों, न्यायालयों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। जो स्वदेशी आंदोलन है, इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुई थी और इस आंदोलन के जरिए लोगों ने सरकारी सेवाओं, स्कूलों और न्यायालय और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। इस आंदोलन ने भारतीय जनता में आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ाया। इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल जो नेता थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में पुणे में की थी। इन्होंने 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र द हितवाद का प्रारंभ किया था। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र लिखा था, वो उसका नाम है द हितवाद। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? ऑप्शन है इरविन, कर्जन, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा करजन। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस विभाजन को अंजाम देने वाला भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? करजन। बंगाल विभाजन की घोषणा के समय करजन भारत के वायसराय थे। जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया था। जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में वायसराय हार्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया था। जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसको 1911 में जो वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे, उनके द्वारा रद्द कर दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। जो बंगाल विभाजन का दिवस है, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव से संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है और ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? ऑप्शन है रॉबर्ट लिटन, डगलस किंग्सफोर्ड, जेपी सॉन्डर्स, एडवर्ड इरविंग। तो ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे इस क्लास का क्वेश्चन खत्म होता है और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।